सम्राट चौधरी ने भगवा गमछा पहन रखा था और वो बात हरे गमछे की कर रहे थे, और जब हरे गमछे की बात कर रहे थे तो तेजस्वी यादव इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। विजय जी, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक तो ये समझे, अभी हिंदुस्तान के और दुनिया के बड़े एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भारत बहुत पीछे रह गया है, पहले तो उस पर काम किया जाए। कैमरा तो छोड़ी बात, उन्होंने अच्छा इशू किया और जिस पे शायद सरकार दोबारा से रीप्लान कर रही है कि कैसे उसको काम किया जाए, क्योंकि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और उस तेज़ी से कैसे काम होना, उस पर काम किया जाए। सरकार को भी और देश को भी, देश में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी एआई पर हम बहुत पीछे हैं। वो तो एक बड़ा इशू है, गंभीर इशू है। और जो बात सम्राट जी ने कही, वो तो बिना एआई के भी पहचान सकते गमछे का रंग। इसके लिए एआई की ज़रूरत कहाँ है उनको, एआई कैमरे की कहाँ ज़रूरत है। ये भी एक कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है, इसको बहुत मैं गंभीरता से नहीं लेता। बीजेपी के या कुछ और जो नेता हैं वो इस तरह की बात करते रहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, उनके जो भक्त लोग हैं उनको उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चलता रहता है। मैं कोई इसमें बहुत इतना गंभीरता से नहीं लेता। पॉलिटिकल लीडर्स कुछ ना कुछ बोलते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, इसलिए उन्होंने भी रिएक्ट कर दिया, रोहिणी जी ने भी कर दिया। अब रोहिणी जी पर बात होगी तो कुछ और बातें निकल कर आएंगी। इसको मैं बहुत सीरियस इशू के तौर पर नहीं देखता। रोहिणी जी ने तो लंबा चौड़ा संगीत रागी जी रिएक्ट किया है, वो तो काफी गुस्सा हो गई हैं हरे गमछे को सुनकर, क्योंकि उन्होंने तो पूरी कुंडली खोलने की कोशिश की है कि एआई तो बता देगा आपके पिता के बारे में, एआई तो बता देगा आपके डिग्री के बारे में, एआई तो बता देगा कि आप एफिडेविट को हैफिडेविट क्यों बोलते हैं। एआई ये भी बता देगा कि मेडिकल में कैसे जो है वो एडमिशन मिलता है यदि आप मुख्यमंत्री के बेटे बेटियां हैं तो। एआई तो ये भी बता देगा कि बिना सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट हाथ में लिए हुए आपने सारे पाठ्यक्रम पास कर गए, ये सभी बता देता है एआई। एआई तो फिर बता देगा बहुत अच्छे तरीके से, जो समीर जी भी बोल रहे थे हमसे ब्रेक में, चारा कौन कौन खाया था, इतना इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। एआई तो तेजस्वी की भी डिग्री के बारे में बता देगा कि कितना पास कितना फेल है। देखिए, जो उन्होंने कहा वो एक तंज था, राजनीतिक व्यंग था, और राजनीतिक व्यंग जानबूझ करके उन्होंने किया कि भाई जो आरजेडी वाले हैं वो हरे गमछे डालते रहते हैं और हरे गमछे डाल करके वो बताना चाहते हैं, ऐसे उनसे बात की जाए तो कहेंगे कि हरियाली के लिए है, लेकिन वो स्वाभाविक तौर पर हरा चिन्ह जो है वो इस्लाम के प्रतीकों के रूप में भी सबसे ज़्यादा चल गया है, तो उसी के साथ लोग जोड़ करके वो लोग भी रखते हैं। तो एक ढंग से उनका व्यंग था। यदि आप उनको कहें कि हैफिडेविट हो, तो राबड़ी देवी क्या थी भाई? आप जो सम्राट चौधरी के बारे में बात करते हैं, आपकी माँ क्या पढ़ी लिखी थी? आप स्वयं कितने पढ़े लिखे थे? आप अपने बारे में भी जरा देखिए, आत्ममंथन कीजिए। आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो शानदार तरीके से प्रदेश को गवर्न कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि वो गुंडों के खिलाफ यदि एक्शन ले रहे हैं, उस पर आप कह रहे हैं कि जाति देख करके आपको मारा जा रहा है, यही बात तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा जाता था। लेकिन हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइज्ड गिरोह जो है उत्तर प्रदेश में जो काम करता था वो करीब करीब लगभग खत्म हो गया है, और जो भी गुंडे और बदमाश लोग थे वो भाग गए हैं। कल भी कहानी कुर्सी की चर्चा में हम लोग कर रहे थे कि नीतीश जी का पहला 5 साल बहुत शानदार था इस मामला में। जितने भी गुंडे, बदमाश और डकैत इस प्रकार के लोग थे जिनका टेरर करीब करीब सबका उन्होंने ठीक ठाक कर दिया। ऐसा नहीं थे, अपने वाले को बचा भी लिए थे थोड़ा सा, लेकिन बाकी लोगों का उन्होंने निपटारा कर दिया था। तो बिहार के अंदर इंडस्ट्री कब आएगी? जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तब तो रहा। हम देखते हैं कि बिहार का लोग दिल्ली आकर के तो सब कानून मान लेता है, लेकिन वहां यदि कोई प्राइवेट बस चल रही होती है और गांव से गुजर रही होती है तो हर गांव में 2 आदमी ऐसा खड़ा होता है जो उससे कहता है टैक्स लाओ, वसूलो। तो टैक्स की वसूली कौन करता है? वहां का यातायात विभाग नहीं करता है। टैक्स की वसूली वो लोग करता है जो गांव के गिरोह के छटे हुए लोग होते हैं, जो हर गांव से गुजरने के वक्त जो है उनसे वसूली करते हैं। तो इस प्रकार की यदि स्थिति रहेगी बिहार में, तो बिहार में कहां से सुधार आएगा? बिहार में इंडस्ट्री आना चाहिए, बिहार में एजुकेशन, सारे बिहार के टैलेंट भाग करके आज दिल्ली आए हुए हैं।
कोटा चले जाते हैं। पटना एकेडमिक हब क्यों नहीं बन सकता है, गया क्यों नहीं बन सकता है? लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पहले लॉ एंड ऑर्डर में सुधार कीजिए। जो ये गुंडे, बदमाश, छटे हुए लोग जो हैं सड़कों पर गुंडागर्दी करते हैं, उनको ठीक कीजिए और आश्वासन दीजिए कि इंडस्ट्री को कि भाई आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। उस पर तो काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी, बस विवाद हो गया रंग को लेकर, क्योंकि खुद ने भगवा पहना था और वो जो काउंटर कर रहे थे वो हरे रंग की तरफ कर रहे थे, जिस पर तेजस्वी यादव नाराज हैं, उनकी बहन भी काफी नाराज हो गई हैं। अब आगे पेट्रोल डीजल की भी बात कर लेंगे। पेट्रोल डीजल को लेकर भी इस वक्त पैनिक बाइंग हो रही है, खासकर ग्रामीण और एग्रीकल्चर एरिया में डीजल की खरीद में 42% तक उछाल आई है। क्या वाकई में डिमांड बढ़ी है? क्या लोगों के युद्ध छिड़ने की आशंका में ज्यादा खरीदारी से स्थिति पैदा हो रही है? देश के अलग अलग इलाकों से पेट्रोल डीजल के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। सरकार ने क्लियर कर दिया है, तेल का स्टॉक फुल है, किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंडियन ऑयल ने भी भरोसा दिया है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल पंप पर गैलन लेकर लोग पहुंच रहे हैं, लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े हो रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं और कई जगहों पर तो हिंसक झड़पों की खबरें भी सामने आ रही हैं। पेट्रोल ना मिलने पर या उनका गैलन अगर नहीं भर पा रहा है तो इसको लेकर कई जगहों पर हिंसक तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। अब ये पैनिक क्यों है, पैनिक बाइंग क्यों है? क्या सरकार जो समझाना चाहती है वो नहीं समझा पा रही है? ये अब वो सवाल है जो इन तस्वीरों को देखकर खड़ा हो जाता है। देखिए किस तरीके से लोग भागते हैं, जैसे ही पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं लोग भागने लगते हैं, आपाधापी शुरू हो जाती है कि कौन पहले लाइन में लगेगा और कौन पहले पेट्रोल या डीजल ले लेगा। अब ये तस्वीरें क्यों हैं हर्षवर्धन जी, क्या ये पैनिक बाइंग क्यों है? मैं ये समझना चाह रही हूँ। जब सरकार कह रही है सब कुछ फुल है, हमारे पास स्टॉक है, तो क्या ग्राउंड पर नहीं समझा पा रही है, लोगों के अंदर का डर नहीं निकाल पा रही है सरकार? नहीं, मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसकी इजाज़त कैसे दी जा रही है। ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। कोई भी व्यक्ति गाड़ी के अलावा पेट्रोल या डीजल कैसे लेने दिया जा सकता है? ये तो अराजकता है साफ साफ। और अगर ये होगा तब तो आप किसी भी स्थिति में कोई भी पंप बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे 50 लीटर 100 लीटर वाले गैलन लेके और एक साथ कोई 1000 लोग 500 लोग दौड़ा दे, तो फिर तो खत्म हो, वो पंप खत्म हो जाएगा। क्योंकि गाड़ी में तो 40 लीटर ही तेल आता है, 50 लीटर आता है, 40 से 50 लीटर की औसत टंकी होती है, जितनी जो आजकल गाड़ियां आती हैं। एसयूवी भी 50 लीटर से ऊपर की नहीं होती। और अगर ऐसे इस तरह से, तो पहली बात तो मुझे लगता है ये जहां की भी ये प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले उसको। दूसरा, सरकार नहीं समझा पा रही, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। सरकार ने लगातार, और हमने इस बार देखा है, डेली डैशबोर्ड, सरकार ने लाइव डैशबोर्ड शुरू किया। जिस दिन से हुआ, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है उसकी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सुजाता शर्मा, और जो शिपिंग के अधिकारी हैं, उन दोनों लोगों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीसरा, सरकार ये बता रही है कि हमारे पास ये चीजें अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी पूरी तरह से है। हाँ, अच्छा, ये कमाल इसे शरद पवार जी का पोस्टर लगा हुआ। अब अगर उनकी पार्टी के लोग ये गए हैं तो ये भी अच्छा, ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो लोग किधर जा रहा है। लेकिन कानून व्यवस्था का ये सीधे मसला है। किसी को बोतल में, डिब्बे में, ड्रम में, भगोने में इस तरह से पेट्रोल डीजल लेने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। बाकी ये छिटपुट कहीं से आ रही हैं, खबरें हम लोग सामने ही देख रहे हैं, हालांकि वो ऐसी लाइन नहीं दिख रही, तो दूसरे तरह का दिख रहा है। सचमुच कहीं अभी देश में ऐसा नहीं दिख रहा है कि लोग गाड़ी लेके लाइन लगाए हों और 6 घंटे उनको तेल नहीं मिल रहा।